Hello friend, last time we have discussed that how actually agreement become contract. What is difference between agreement and contract? In today's session we are going to discuss कि how any agreement become void agreement. अब यहाँ पर वर्ड है वाइड, VOID. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है शून्य, मतलब ऐसे एग्रीमेंट जिसका कोई भी महत्व नहीं है. अगर आपने कुछ ऐसे एग्रीमेंट किए हुए हैं जिसका कोई प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आज डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं. तो पहला ऐसा एग्रीमेंट जिसका कोई भी महत्व नहीं है, शून्य है, वो होता है किसी को भी शादी करने से रोकना. ठीक है, किसी को भी शादी करने से रोकना, मतलब एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा बेयर एक्ट से पढ़ते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या मतलब है. बेयर एक्ट कहता है एवरी इंडिविजुअल enjoy द फ्रीडम टू मैरी एंड सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर is void. It is interesting to note that a promise to marry a particular person does not imply any restraint of marriage and is therefore a valid contract. Restraint is of two kind, absolute and partial. अब इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर कोई भी किसी के साथ में ये एग्रीमेंट कर रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी नहीं करेगा, तो ये वाइड एग्रीमेंट होगा. ठीक है, अब इसमें बात की गई है दो टाइप के रिस्ट्रेंट की, मतलब दो टाइप से रोका जा सकता है. एक है एब्सोलूट रिस्ट्रेंट, मतलब कि किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया जाए, मतलब कोई व्यक्ति है जिसका नाम मान लीजिए रमेश है, उसने किसी लड़की, मान लीजिए फॉर एग्जांपल सुधा से एग्रीमेंट कर लिया कि सुधा अपनी पूरी लाइफ में किसी से शादी करेगी ही नहीं, ये एग्रीमेंट कर लिया. अब ये एग्रीमेंट क्या होगा, ये एग्रीमेंट होगा वाइड, मतलब कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है. आप किसी के साथ एग्रीमेंट ये नहीं कर सकते कि वो आजीवन किसी से शादी ही नहीं करे. दिस इज़ रियली नॉट पॉसिबल. ठीक है, अब जैसे कि इसमें डिस्कस है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये क्या कहता है कि रिस्ट्रेंट जो है वो दो टाइप का होगा. एक तो एब्सोलूट, एब्सोलूट मतलब दैट पर्सन कुड नॉट बी एबल टू गेट मैरिड विद एनीवन, दिस इज एब्सोलूट रिस्ट्रेंट. फिर एक दूसरा होता है पार्शियल रिस्ट्रेंट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्शियल रिस्ट्रेंट, इसको समझते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे रमेश ने सुधा के साथ एग्रीमेंट किया कि सुधा वेन एवर यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड विथ मी ओनली. मतलब रमेश ने सुधा से ये एग्रीमेंट किया कि सुधा रमेश से ही शादी करे. अब ये वैलिड एग्रीमेंट है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट करता है और एग्रीमेंट करके ये कहता है कि तुम मेरे से ही शादी करोगी, तो वो एक वैलिड एग्रीमेंट है. ये हो गया पार्शियल रिस्ट्रेंट. एब्सोलूट रिस्ट्रेंट क्या हुआ, कोई व्यक्ति किसी के साथ एग्रीमेंट करता है और ये कहता है कि फ्यूचर में वो लड़की या वो लड़का किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकता, देन दैट इज़ एब्सोलूट रिस्ट्रेंट. तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 26 के हिसाब से पार्शियल रिस्ट्रेंट इज़ अलाउड, but absolute restraint is definitely not allowed. It means you cannot restrict any person to get married with anyone, but yeah, of course you can do agreement with certain person, और वो पर्सन जिसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हो कि आप मेरे साथ ही शादी करो, डैट इज़ वैलिड, डैट इज़ एक्सेप्टेबल, डैट इज़ इन्फोर्सेबल. ठीक है, ये हो गया पहला टाइप. दूसरे टाइप की बात करते हैं कि कौन से एग्रीमेंट वाइड होंगे. इसके अलावा पहला तो हो गया रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, दूसरा कौन सा एग्रीमेंट वाइड होगा, तो देखते हैं ये क्या है. ये है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स टू एवरी सिटीजन एंड देयरफॉर सेक्शन 27 डिक्लेयर एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग ए लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस of any kind is to that extent void. Thus no person is at liberty deprive himself of fruit of the labor, skill or talent by any contract that he enter into. बहुत ही सिंपल है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 27 ये क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट करके उसको रोक नहीं सकता कोई बिजनेस, कोई ट्रेड या कुछ भी करने से. फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझते हैं कि
आपके पड़ोस में दो शॉप वाले हैं, एक का नाम रमेश है, एक का नाम सुरेश है। रमेश की शॉप बहुत अच्छी चलती है क्योंकि लोगों से बड़े अच्छे रिलेशन है, वो अच्छी तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। लेकिन अचानक सुरेश आ गया, उसकी शॉप भी चलने लगी, उसने भी लोगों से रिलेशन बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया। तो अब रमेश को क्या लगा कि अगर सुरेश यहाँ पे बिजनेस करता रहेगा तो मेरा क्या होगा, मेरी मोनोपोली ख़त्म हो रही है। तो अब रमेश एग्रीमेंट करता है सुरेश के साथ कि आप मेरे से 1 करोड़ रुपए ले लीजिए, जस्ट एग्जाम्पल, कि आप मेरे से इतना पैसा ले लीजिए लेकिन अब आप ये ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। तो ये एग्रीमेंट हो गया। तो ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होगा। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट, आपको फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 की भी अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी बताया गया है राइट टू प्रोफेस एनी काइंड ऑफ रिलीजन। मतलब आप कोई भी सॉरी, यू कैन प्रोफेस एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन, मतलब यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आपके पास में फ्रीडम है। और यही सेम बात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 27 भी कहता है कि कोई किसी को नहीं रोक सकता।